सो इस लेक्चर में हम लोग सर्किल डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल डायग्राम क्या होता है, हम क्यों ड्रॉ करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, तो हम इसके बारे में अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए, आप सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब तक जो आपने पढ़ा है वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में आपने पढ़ा है कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में जो ये शंट ब्रांच पैरामीटर है, जैसा कि इसको हम यहाँ बीच में रखते थे, ठीक है। लेकिन जो हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल ना करके अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट सर्किट का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, हम एग्जैक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे दिस इज आई जी डब्ल्यू, दिस इज आई एम, हाँ ठीक है। देखो, तो अप्रॉक्सीमेट मॉडल में जो हमें सर्किट के पैरामीटर्स मिलते हैं, तो इन पैरामीटर्स की वैल्यू एग्जैक्ट सर्किट मॉडल के रिस्पेक्ट में 10 से 12% ज़्यादा होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। जो हम अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसके माध्यम से जो हम सर्किट के पैरामीटर्स निकालते हैं, तो उनकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट के रिस्पेक्ट में 10 से 12% ज़्यादा होती है। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी इन बोथ मेथड्स, चाहे आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, चाहे आप अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, एफिशिएंसी आर क्वाइट क्लोजर, मतलब करीब करीब एफिशिएंसी सेम होती है। एफिशिएंसी मान लो सेम है, और अप्रॉक्सीमेट मॉडल में जो इसके पैरामीटर्स की वैल्यू है वो मात्र 10 से 12% ज़्यादा अगर हमें मिलती है। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर आप इस अप्रॉक्सीमेट सर्किट मॉडल को आप लेते हैं तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो कंप्यूटेशन हमारा बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाती है। तो इसकी वजह से हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या और भी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, सर्किट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, जैसा आपकी रोटर के पैरामीटर्स को आप स्टेटर साइड पे रेफर कर लेते थे, हमने रेफर कर रखा है। बस ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर था, जो स्टेटर के पैरामीटर के बाद होता था, उसको हमने जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है स्टेटर की वोल्टेज, उसके तरफ हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये क्या बताता है, तो मशीन की जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है उसको करने के लिए, मशीन कितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है, उस एनालिसिस को करने के लिए हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने पे एक ही डायग्राम में हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि इनपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर क्या है, एफिशिएंसी क्या है, रोटर कॉपर लॉस क्या है, स्टेटर कॉपर लॉस क्या है, स्लिप कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर कोई भी एक सर्किल डायग्राम देखता है तो उसको देखने से ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो सर्किल डायग्राम इसलिए हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है सर्किल डायग्राम, दूसरी चीज़ है कि इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स निकालना। तो सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो ये इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स हैं, इसको निकालने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस अप्रॉक्सीमेट सर्किट मॉडल की मदद से हम क्या करते हैं, जो सर्किट के पैरामीटर्स हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सर्किट के पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए पहला हम यहाँ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से आप ट्रांसफार्मर में करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला हम टेस्ट करते हैं नो लोड टेस्ट, ठीक है, और दूसरा हम टेस्ट करते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट एंड सेकेंड इज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अब कैसे करेंगे, क्या डायग्राम होगा, हम बनाते हैं, देखते हैं। अब जैसे नो लोड टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नो लोड टेस्ट। अब हम इसकी सर्किट बना लेते हैं। दिस इज इंडक्शन मोटर, मान लो हमने इसमें सप्लाई दे दिया। ये हमने वॉट मीटर दोनों लगा दिया। दिस इज वॉट मीटर W1 एंड दिस इज W2, और हमने इसमें 3 फेज सप्लाई दे दी। एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ से हमने 3 फेज सप्लाई दे दी, ठीक है। ये तीनों टर्मिनल हैं और यहाँ से हमने 3 फेज सप्लाई दिया।
ठीक है, और ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर। ध्यान से आप इसको समझिए, कहीं कहीं बुक में हर एक फेज में एक एक एमीटर दिया हुआ होगा। अगर आप हर एक फेज में एक एक एमीटर देंगे तो जिस तरह से आप ट्रांसफार्मर में करते थे तो तीनों एमीटर की आप एवरेज वैल्यू लेंगे, और अगर आप एक एमीटर आपने दिया है तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कैसे करते हैं, अब आप इसको समझते चलें। सबसे पहले क्या है कि अब स्टेप आप नोट करते चलना। पहला आपने क्या किया, रन द मोटर ऑन नो लोड। आप इंडक्शन मोटर के साथ कोई भी लोड नहीं लगाएं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें, रन द मोटर ऑन नो लोड। ठीक है, अप्लाई रेटेड 3 फेज वोल्टेज। आप इसको रेटेड 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करें टू द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर। फर्स्ट है रन द मोटर ऑन नो लोड, सेकेंड है अप्लाई रेटेड 3 फेज वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी टू द इंडक्शन मोटर। ठीक है, टेक द रीडिंग ऑफ, थर्ड में अब आपको क्या करना है, टेक द रीडिंग ऑफ जो भी आपने यहाँ पे ये लगाया है एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। सो टेक द रीडिंग ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर। ठीक है, पहला स्टेप आपने क्या किया, रन द इंडक्शन मोटर ऑन नो लोड। सेकेंड में आपने क्या किया, अप्लाई रेटेड 3 फेज वोल्टेज टू स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। और थर्ड में क्या है, टेक द रीडिंग ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर। ठीक है, यही 3 स्टेप आपको करना है। अब आपको ध्यान देना है कि वन ऑफ द वॉट मीटर विल शो नेगेटिव रीडिंग। जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो एक एमीटर एक वॉट मीटर, दोनों में से कोई भी एक वॉट मीटर इट विल शो नेगेटिव रीडिंग। तो जो भी वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग शो करेगा उसके करंट कॉइल को आप इंटरचेंज कर दें। ठीक है, आप उसमें देख लेना, एक वॉट मीटर की रीडिंग तो वो आगे की तरफ जाएगी, एक वॉट मीटर रीड नहीं करेगा, पीछे की तरफ वो बढ़ेगा। तो उसमें हम करंट कॉइल के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। कारण क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर नो लोड पे रन करती है तो इसकी पावर फैक्टर बहुत कम होती है। तो वन ऑफ द वॉट मीटर विल शो नेगेटिव रीडिंग, तो आप उसके करंट कॉइल के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दें, तो फिर दोनों की दोनों हमारी रीडिंग पॉजिटिव देनी शुरू कर जाएगी। तो हमें रीडिंग क्या क्या मिला, जो रीडिंग मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी, एमीटर की रीडिंग मिलेगी। एमीटर की रीडिंग क्या बताएगा, एक्साइटिंग करंट। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा रेटेड 3 फेज वोल्टेज। और वॉट मीटर की रीडिंग जो W हमारी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 वॉट मीटर मेथड के माध्यम से पावर को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो आप दोनों वॉट मीटर की रीडिंग W1 प्लस W2 आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको आप देखिए। तो अगर हम बात करें, यहां से हमने क्या क्या निकाला, सो जो P है दिस विल बी इक्वल टू √3 VL I0 इंटू कॉस फाई 0। ठीक है, तो जो भी आपको वॉट मीटर की रीडिंग मिली, अब यहां से एक चीज और है, कॉस फाई 0 आप कैसे निकाल सकते हैं, 10 फाई, जब आप 3 फेज पावर निकालते हैं तो ये आप कैसे निकालते हैं, 10 फाई दिस इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। यहां से भी आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने cos फाई 0 निकाल लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई √3 VL I0। ठीक है, अब cos फाई 0 निकालने के बाद अब देखते हैं सर्किट में क्या क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, अब आप देखो जो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाई है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट की। अभी अप्रॉक्सीमेट को आप छोड़ो, तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, दिस इज R1 XL1, यहाँ पे R0 XM, दिस इज, पहले X ले लो, XL2 डैश, R2 डैश एंड, या सीधा ही हम इसको R2 डैश अपॉन S ले लेते हैं। ठीक है, R2 डैश अपॉन S यहाँ पे हमने ले लिया, ये हो गया, दिस इज R2 डैश अपॉन S। ये हमारी सर्किट कुछ यूं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मान लो V1, दिस इज R1, दिस इज XL1, ये करंट यहाँ पे I1 I0 R0 XM। अब आप देखो जब ये नो लोड पे रन करेगी तो नो लोड के कंडीशन में जो रोटर की स्पीड है, नो लोड के कंडीशन में जो रोटर की स्पीड है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्टेटर, मतलब सिंक्रोनस स्पीड, करीब करीब ये सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होती है, क्योंकि लोड कोई भी आपने नहीं लगाया है।
तो रनिंग कंडीशन में जो टॉर्क है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ना के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। अगर स्लिप की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो R2 डैश अपॉन एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इनफाइनाइट। तो ये जो हमने R2 डैश अपॉन एस लगाया है, इसकी वैल्यू अगर ये इनफाइनाइट हो गई तो ये जो रोटर सर्किट है ये कैसी हो जाएगी, इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। सो रोटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, बिहेव एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो जो सर्किट है वो अब किस तरह से बन गई, अब यहां से आगे का हिस्सा ये पूरा ओपन हो गया, तो अब इसमें क्या बच गया, देखो आप R1 XL1, यहाँ पे R0, दिस इज XM, और इस तरफ तो अब सर्किट में कोई भी पैरामीटर्स है ही नहीं, दिस इज R1, दिस इज XL1, R0, XM। अब देखिए इस समय यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, रेटेड वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अब इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी। अब चूंकि ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हमने यहाँ पे स्टेटर के पैरामीटर्स हैं R1 XL1, इसके रेस्पेक्ट में इनकी वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक स्मॉल करंट ही यहाँ पे फ्लो करती है, एक I0 ही यहाँ पे फ्लो करती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 to 40% ऑफ फुल लोड करंट होती है। तो नो लोड के कंडीशन में सर्किट में सिर्फ यही करंट फ्लो करेगी, तो इसके वजह से जो स्टेटर की इंपीडेंस ड्रॉप है R1 और XL1 के क्रॉस जो ड्रॉप होगी वो भी बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू अप्लाई वोल्टेज V1। फिर से मेरी बात सुनिए, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V1, तो अगर आप इस एक्साइटिंग करंट की वजह से स्टेटर के पैरामीटर में R1 और XL1 में जो ड्रॉप होगी वो नेग्लिजिबल होगी इन कंपैरिजन टू V1। V1 के रेस्पेक्ट में ये जो ड्रॉप होगी ये बहुत कम होगी, तो हम इसको क्या करते हैं, अगेन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब जो ये सर्किट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह से ये सर्किट बन गई। ठीक है, तो नो लोड पे जो हमने सर्किट बनाया, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया V1, R0, दिस इज XM, और इसमें जो करंट फ्लो करेगी इट विल बी नो लोड करंट I0। ठीक है, इसमें जो करंट आएगी वो हो जाएगी IW, इसमें जो करंट आएगी वो हो जाएगी IM। अब आपको बात समझ में आई, एक बार मैं इसको रिव्यू कर देता हूं। देखो, जो हमने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है वहां पे हम पहुंचे। अगर नो लोड के कंडीशन की हमने बात की तो NR की वैल्यू करीब करीब NS के बराबर होगी, नो लोड कंडीशन में जो टॉर्क होगी रनिंग कंडीशन में वो ना के बराबर अप्रॉक्सीमेट जीरो होगी। ठीक है, तो स्लिप की अगर हम बात करें तो स्लिप, इसकी स्पीड भी करीब करीब सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होगी, करीब करीब, एग्जैक्टली नहीं होगी। तो स्लिप की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो R2 डैश अपॉन एस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो रोटर जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब जो सर्किट है यही सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब मैंने बात की कि चूंकि जो शंट ब्रांच पैरामीटर है इनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है स्टेटर के ये R1 और XL1 के रेस्पेक्ट में, इसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो करेगी वो कम होगी। अगर इंपिडेंस ज्यादा है तो करंट कम होगी, तो सिर्फ नो लोड करंट इसमें फ्लो करती है जिसकी वैल्यू 25 से 40% तक होती है। तो अब अगर हम बात करें तो इस नो लोड करंट के कारण जो R1 और XL1 की ड्रॉप है, अगर हम उसको देखें तो वो V1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ गई, R0, XM, IW, IM। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको जो यहाँ से वैल्यूज मिले हैं उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं Z0। ठीक है, Z0 की वैल्यू मतलब नो लोड कंडीशन में एक तो आप Z0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगी V1 अपॉन V1, क्या ये फेज की वैल्यू होगी, V1 अपॉन I0। यहां से आपको Z0 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Z0 मिलने के बाद अब आप निकाल सकते हैं वैल्यू R0 की और XM की। ठीक है, अभी आप अगर देख लो तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 अपॉन IW, और XM की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 अपॉन IM। ठीक है, एक तो ये तरीका है, IW IM आप निकाल सकते हो। I0 अगर पता है तो आप IW की वैल्यू क्या हो जाएगी I0 cos phi 0, और IM की वैल्यू क्या हो जाएगी I0 sin phi 0। इस तरह से IW आपने निकाल लिया, IM निकाल लिया, R0 निकाल लिया, XM निकाल लिया। जो शंट ब्रांच पैरामीटर है उसकी वैल्यू आपने नो लोड टेस्ट करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो एक और भी तरीका हो सकता है। अब आप देख लो, जैसे I0 दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू V1 अपॉन R0 प्लस V1 अपॉन JXM, यहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वॉटमीटर की रीडिंग आई है दिस विल बी इक्वल टू
वी एस स्क्वायर अपॉन आर जीरो, या V1 स्क्वायर जो भी वोल्टेज का आपने अप्लाई किया V1 का स्क्वायर अपॉन आर जीरो। तो आर जीरो यहाँ से आपको मिल जाएगी, और आर जीरो निकालने के बाद आप यहाँ से अब आप XM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, एक तरीका मैंने ऊपर बताया। तो आपको जो भी इजी लगे वहाँ से आप सर्किट पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब देखिए आप, अब अगर हम कंक्लूड करें तो देखो, नो लोड के केस में जो भी आपने पावर दिया, तो आर जीरो और XM, आर जीरो सॉरी R1 और XL1 इसके रिस्पेक्ट, इसके थ्रू जो ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज की ड्रॉप हो रही है, उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप इनपुट पावर दे रहे हैं वो सारी की सारी पावर हमारी कहाँ जा रही है? इट इज लॉस्ट एज कोर लॉस। तो जो भी आपने इनपुट पावर दिया है वो सारी की सारी कोर लॉस के तौर पे वेस्ट हो रही है। तो यहां से आपको क्या मिल गया? शंट ब्रांच पैरामीटर मिल गया और कोर लॉस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ठीक है, डायग्राम इसका सेम होगा, डायग्राम में कोई भी अंतर नहीं है। अब बस स्टेप्स में इसके अंतर हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है कि इसके क्या स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया? अप्लाई अ रिड्यूस्ड थ्री फेज वोल्टेज एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना मेरी बात। फर्स्ट में हमने क्या किया? अप्लाई अ रिड्यूस्ड थ्री फेज वोल्टेज एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी so that the reading of ammeter is nearly equal to full load current। अब आप देखिए, पहले स्टेप में हमने क्या किया? इसके थ्रू जो वोल्टेज अप्लाई किया वो रिड्यूस्ड थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई किया है एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, सो दैट जो एमीटर की वैल्यू है वो फुल लोड करंट को रीड करे। फिर से आप सुनिए, अप्लाई ए रिड्यूस्ड थ्री फेज वोल्टेज एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी सो दैट द रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स फुल लोड करंट। सेकेंड स्टेप में, होल्ड द रोटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रोटेटिंग। आपको रोटर को होल्ड करना है और उसको रोटेट नहीं करने देना है। ठीक है, और रिड्यूस थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई करना है, और सो दैट जो एमीटर की रीडिंग है ये फुल लोड करंट या इसके नियर बाई वैल्यू को रीड करें। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली फुल लोड करंट की वैल्यू मिल जाती है और कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली फुल लोड करंट की वैल्यू नहीं मिलती है। एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी की बात क्यों हो रही है? देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करेंगे, मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हम एक साथ चेंज कराते हैं ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BM की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ हम चेंज करते हैं। तो हमने रिड्यूस्ड थ्री फेज वोल्टेज एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया और रोटर को ब्लॉक किया सो दैट वो प्रिवेंट नहीं हो पाए, और एमीटर की रीडिंग हमने रीड की। तब तक हमने वोल्टेज को एडजस्ट किया जब तक एमीटर की रीडिंग फुल लोड करंट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगेन टेक द रीडिंग ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड वॉटमीटर। तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी ये क्या बताएगा? VBR। काफी कम वैल्यू होती है ये, मतलब जो रेटेड वोल्टेज है उसकी करीब करीब आप मान करके चले 10 से 20% वैल्यू पर, इसी के बीच में ही हमें फुल लोड करंट मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग हमें VBR बताएगा। एमीटर की रीडिंग क्या बताएगा? ये हमें बताएगा IBR। ठीक है, ये फुल लोड करंट के बराबर भी हो सकती है और उसके नियर बाई भी हो सकती है। और वॉटमीटर की रीडिंग क्या बताएगा? जो वॉटमीटर की रीडिंग है ये हमें बताएगा WBR। ठीक है, मतलब पावर अंडर ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन। जो ब्लॉक्ड रोटर का कंडीशन है उसमें जो पावर मोटर के अंदर जा रही है वो पावर हमारा WBR बताएगा। ठीक है, तो अब यहीं से आप cos phi BR की वैल्यू निकाल सकते हो। cos phi BR, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? WBR डिवाइडेड बाई √3 VBR इंटू IBR। यहां से आप cos phi BR की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसकी सर्किट पे आ जाते हैं। अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी सर्किट जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट थी, एक बार हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जैक्ट सर्किट क्या थी? R1 XL1, ये शंट ब्रांच पैरामीटर, ये R2 डैश XL2 डैश, और दिस इज R2 डैश इंटू 1 - S अपॉन S। ठीक है, यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मान लो V1, ये R1, ये XL1। अब आप देखिए, जैसे ही अगर हम बात करें, आपने ब्लॉक रोटर कंडीशन में
तो रोटर को आपने ब्लॉक करके रखा है, रोटर हमारी रोटेट नहीं कर रही है। इसका मतलब स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर स्लिप की वैल्यू 1 हो गई तो इस कंडीशन में जो ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, आप देख लीजिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, शॉर्ट। यहाँ पे जो सर्किट है ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। अब आप गौर करिए, आपने अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर है, इस शंट ब्रांच पैरामीटर की वैल्यू अगर आप रोटर के पैरामीटर को देखें R2 डैश और XL2 डैश, तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। R0 और जो JXM है इसकी इम्पिडेंस R2 डैश और JXL2 डैश के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द करंट 99% करंट 99.5% करंट इट विल मूव थ्रू रोटर सर्किट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट जो है वो रोटर के थ्रू मूव करेगी और इसके थ्रू जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर इसके थ्रू करंट 0 गई तो अब जो सर्किट मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ये स्टेटर के पैरामीटर और रोटर के पैरामीटर ये दोनों आपस में इस तरह से सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप देखो जो सर्किट बनेगी वो कैसी बन जाएगी, यहाँ आपने V1 लिखा था, यहाँ पे आप VBR लिख लो। तो अब अगर आप देखो तो ये सर्किट कुछ यूँ हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, मान लो VBR। अब यहाँ पे R1 R2 डैश XL1 एंड XL2 डैश, और ये जो है दिस विल बी शॉर्टेड XL1 XL2 डैश। ठीक है, ये हमारी सर्किट बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सीरीज ब्रांच पैरामीटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब कैसे, देखिए आपको जो वैल्यू मिली है यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ZBR दिस इज इक्वल टू हाउ मच, VBR अपॉन IBR। बस आपको ये ध्यान रखना है VBR की वैल्यू लाइन की है, जैसा कनेक्शन होगा अगर स्टार है या डेल्टा है तो ये फेज की वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, सो VBR ये फेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय IBR ये भी फेज की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ZBR की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब RBR अगर आप निकालते हैं तो RBR की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो WBR आई है ये टोटल आई है, इसको आप 3 से डिवाइड कर लें। 3 से डिवाइड करने के बाद अब आप IBR के स्क्वायर से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो IBR स्क्वायर RBR दिस विल बी इक्वल टू WBR डिवाइडेड बाई 3। पर फेज जो आपकी पावर मिल रही है वो मिल जाएगी यहाँ से, तो RBR की वैल्यू मिल गई। और जो ये RBR है ये किसके बराबर है, दिस इज R1 प्लस R2 डैश। ठीक है, इसके बाद अब आप XBR की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। XBR की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ZBR का स्क्वायर माइनस RBR का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने RBR निकाल लिया, ZBR निकाल लिया, तो XBR की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो XBR दिस विल बी, XBR जैसे आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से XL1 प्लस XL2 डैश की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है जिसके माध्यम से इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, जब ये वैल्यूज निकालते हैं तो इन दोनों को आपस में हम एग्जैक्टली सेम मान लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज XL1 इज इक्वल टू XL2 डैश दिस इज इक्वल टू XBR डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जैक्टली सेम मान लेते हैं। तो आप देखो वहां से आपको सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स मिल गया था और यहाँ से आपको वहां से आपको शंट ब्रांच पैरामीटर मिला था और यहाँ से आपको सीरीज ब्रांच पैरामीटर मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं सर्किल डायग्राम पे। तो सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हमें वैल्यू अब क्या क्या मिल गया, सर्किल डायग्राम के लिए जो हमें वैल्यूज मिले वो किसके किसके वैल्यू मिल गए। एक तो पहले आपने नो लोड टेस्ट किया, नो लोड टेस्ट के वैल्यूज आपको मिल गए, और फिर आपने ब्लॉक रोटर टेस्ट किया, ब्लॉक रोटर टेस्ट के वैल्यूज आपको मिल गए। तो पहली वैल्यू नो लोड टेस्ट की क्या मिल गई हमें, देखो V1 I0, इसके बाद एक W0 और एक मिल गई आपको वैल्यू cos phi 0। ये तो नो लोड टेस्ट से मिल गया। और ब्लॉक रोटर टेस्ट से में क्या क्या वैल्यू मिल गई, VBR IBR WBR cos phi BR। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज की मदद से हमें सर्किल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब सर्किल डायग्राम हम कैसे करेंगे, इसको मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा और स्टेप्स को देख करके आप अपने कॉपी में पहले बनाते चलेंगे। बाद में ये डायग्राम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, स्टेप वाइज मैं बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप में आप ले लें
जो पर फेज वोल्टेज एक्सिस है उसको, पर फेज वोल्टेज को आप वाई एक्सिस के अलोंग एज्यूम कर लें। जो VPH है इट इज एज्यूम्ड अलोंग वाई एक्सिस। जो पर फेज वोल्टेज है इसको आप वाई एक्सिस के अलोंग एज्यूम कर लें। सेकेंड में हमने ले लिया जो हमारी पर फेज करंट है उसको आप कैलकुलेट कर लो। अब जैसा कनेक्शन है, स्टार है, डेल्टा है, वो आप देख लीजिए। सो कैलकुलेट I0 पर फेज, ठीक है, पर फेज करंट आप उसमें कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो भी आए वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया है, तो थर्ड में आपने जो एक चीज, अब देखो आप IBR की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो कब निकाली थी? क्या आपने IBR को निकालने में रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया था? नहीं, हमने क्या अप्लाई किया था? रेटेड वोल्टेज से काफी कम वोल्टेज पर ही हमें IBR की वैल्यू मिल जा रही थी। तो जो I0 आपने निकाला है वो तो आपने रेटेड वोल्टेज पर निकाला है, लेकिन जो IBR की वैल्यू आपने निकाली है वो आपने रिड्यूस्ड वोल्टेज, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी पे निकाला है। तो आपको IBR की वैल्यू भी रेटेड वोल्टेज पर निकालनी पड़ेगी। अब आप देखिए, जब व्हेन वोल्टेज VBR है तो करंट की वैल्यू क्या थी? IBR। तो व्हेन वोल्टेज 1 तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? IBR अपॉन VBR। एंड व्हेन वोल्टेज इज V, जो रेटेड वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, तो अब जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? IBR अपॉन VBR इंटू V, यही हो जाएगी। तो रेटेड वोल्टेज पर जो हमें करंट मिल रही है उसकी वैल्यू हमने दे दी IBR डैश, एंड दिस इज इक्वल टू IBR अपॉन VBR इंटू V। फिर से आप समझ लो, मेरा कहना है कि जो हमने I0 की वैल्यू निकाली है वो किस पर निकाला है? रेटेड वोल्टेज आपने अप्लाई किया था। लेकिन जो आपने IBR की वैल्यू निकाली है वो रिड्यूस्ड वोल्टेज पे निकाला है। तो पैरामीटर तो हमारे एक जैसे होने चाहिए, हमें देखना तो मान लो किसी एक वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम IBR की वैल्यू अगर रेटेड वोल्टेज के साथ निकाल लें तो कितनी होगी? जब वोल्टेज VBR है तो करंट IBR, जब वोल्टेज 1 है तो IBR अपॉन VBR करंट हो गई, और जब वोल्टेज V है, रेटेड वोल्टेज है, तो दिस इज IBR अपॉन VBR इंटू V। जो करंट आ गई उस करंट का हमने नाम दे दिया IBR डैश, और इसकी वैल्यू हो गई IBR अपॉन VBR इंटू V, ठीक है। तो अब हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखिए आप, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस तरफ हमने वोल्टेज को दिखा दिया, दिस इज वोल्टेज एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां पे आपने वोल्टेज से φ0 एंगल पे आपने कहीं I0 दिखा दिया, ठीक है। यहां से φ0 एंगल पे आपने कहीं I0 दिखा दिया, ये एंगल हो गई φ0, ठीक है। अब जो IBR है वो जितने एंगल पे होगी, अब इसके साथ में हमने IBR डैश को ऐड कर दिया, इसके साथ हमने IBR डैश को ऐड कर दिया, और यहां से हमने इसको मिला दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू IBR, ठीक है। और ये एंगल कितनी हो जाएगी? φBR। ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, पहले I0 को φ0 एंगल पे दिखा दिया वोल्टेज के साथ, और IBR डैश को हमने इसके साथ ऐड कर दिया, और वोल्टेज के साथ φBR एंगल पे यहाँ पे हमें IBR मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज देखिए, आपको इसके पहले करंट का कुछ ना कुछ स्केल तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना, टेक सम करंट स्केल, टेक सम करंट स्केल, करंट का स्केल हमें लेना पड़ेगा। तो मान लो हमने ले लिया करंट का स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। करंट स्केल में हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। तो मान लो इसका नाम हमने दे दिया O, ये हो गया A, और ये हमने ले लिया B, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब ये तो हमने IBR डैश को दिखा दिया, I0 को दिखा दिया, और IBR को दिखा दिया। अब देखो सेकेंड, अब आपको क्या करना है, O, A और B है। अब है रब आउट, आप पहले कंडीशन में सेकेंड केस में, सेकेंड स्टेप में रब आउट OB, OB को आप रब आउट कर दो, ठीक है। एंड फ्रॉम A, आप A से ड्रॉ अ लाइन
फ्रॉम ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले कंडीशन में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में ओबी को रब आउट कर दिया और ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसको हम दिखा दें। दिस इज ओ ए, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमने यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर दिया। दिस इज, यहीं से हमने ऐड किया था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब आप नोट करते जाना। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो हमारी ये ए बी थी, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एट सी। आप यहां से ए बी के मिड पॉइंट से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सी पॉइंट पर। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एट सी। ठीक है, नेक्स्ट में हमने यहां से पहले परपेंडिकुलर डाला इस पर और परपेंडिकुलर डाल करके सी पॉइंट पे हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, टेकिंग सी एज रेडियस, सी को आप रेडियस ले लो, एंड टेकिंग सी एज सेंटर, सी को आप सेंटर ले लो। फोर्थ स्टेप में सी को सेंटर ले लें एंड ए सी को आप रेडियस ले लो, और ए सी को रेडियस मान करके अब आप एक सेमी सर्किल प्लॉट कर दें। टेकिंग सी एज सेंटर एंड ए सी एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्किल। तो हमने यहां से एक सेमी सर्किल प्लॉट किया। थोड़ा सा ये ऊपर आएगा, यहां पे टच होगा ये। ठीक है, फिर से सुन लो आप, टेकिंग सी एज सेंटर एंड ए सी एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्किल। हमने यहां से एक सेमी सर्किल प्लॉट कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको नीचे प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज बी, ओ ए, दिस इज ए बी। ठीक है, अब आप देखो, फ्रॉम बी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप बी से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करें, फ्रॉम बी से अब आप एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करें, या बी से एक लाइन प्लॉट करें जो कि वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ठीक है, हमने यहां से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट किया, एक लाइन प्लॉट किया जो कि वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को डी पे और ई पे ये कट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, जो भी आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ जो भी आ रहा है आप उसमें देख लें। डिवाइड बी डी इन द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, अब आप बीडी को इन द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप बीडी पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप एफ मान लो, हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया एफ, जो कि इसको बी एफ इज टू एफ डी, ये क्या बताएगा, रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस को ही बताएगा। ठीक है, अब रही बात कि अगर हमें रोटर की रेजिस्टेंस पता नहीं है, इन केस वी डोंट नो द रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, तो अब आप एफ को कहां लेंगे, इन केस यू डोंट नो द रोटर रेजिस्टेंस देन टेक एफ मिडवे। तो आप एफ को जो है वो बीडी के बिल्कुल बीचों बीच ले लें। फिर से सुन लो मेरी बात, अगर आपको रोटर की रेजिस्टेंस पता नहीं है तो आप रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस नहीं निकाल पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप एफ को बीडी के बीचों बीच ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ज्वाइन ए एफ, तो आप ए एफ को ज्वाइन करा दें। ठीक है, फिर से सुन लो आप, हमने क्या किया, बीडी को हमने डिवाइड किया
इन द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस। तो एफ हमने एक पॉइंट लिया जो कि बी एफ अपॉन एफ डी, ये क्या बताएगा, रोटर कॉपर लॉस टू स्टेटर कॉपर लॉस। अगर हमें रोटर की रेजिस्टेंस मालूम नहीं है तो एफ को बी डी के बीचों बीच ले लेना है, ठीक है। अब ए बी को हम क्या कहेंगे, ए बी को हम कहते हैं आउटपुट लाइन। जो ए बी है दिस इज आउटपुट लाइन, ठीक है। इसके बाद ए एफ को हम कहते हैं टॉर्क लाइन, दिस इज टॉर्क लाइन। और ए डी को हम कहते हैं नो लोड लाइन, ए डी को हम कहते हैं नो लोड लाइन, ठीक है। ए बी हो गया आउटपुट लाइन, ए एफ हो गया टॉर्क लाइन एंड ए डी हो गया नो लोड लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, एक बार हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। यही था, दिस इज ओ ए, दिस इज ए बी, यही से हमने लाइन लिया था और एक पॉइंट एफ लिया था, इसको हमने यहां मिला दिया, ठीक है। और ये पॉइंट था ई, ये पॉइंट डी, ठीक है। अब आप देखिए इतना के बाद अब आपको क्या करना है, जो पावर्स हैं उन सारे पावर्स को आपको दिखाना है। अब सपोज हमने मान लिया लेट स्टेटर करंट इज I1, स्टेटर करंट हमें मान लो I1 है, जो भी हो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी। तो टेकिंग O एज सेंटर, आप O को सेंटर मान लो एंड I1 एज रेडियस, टेकिंग O एज सेंटर एंड I1 एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग द सर्किल एट पॉइंट P। फिर से सुन लो मेरी बात, आप मान लिया कि स्टेटर करंट I1 है, तो आप स्टेटर करंट को I1 को अब यहां पे हम कैसे दिखाएंगे, तो टेकिंग O एज सेंटर एंड I1 एज रेडियस, O को आप सेंटर मान लें और I1 को रेडियस मान लें, और जो ये सेमी सर्किल है यहाँ पे एक आप आर्क कट करें, ठीक है, एट पॉइंट P। तो मान लो हमने I1 यहां से कहीं यहाँ पे कट किया, तो ये पॉइंट हो गई हमारी P, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट P। फिर से सुन लो, स्टेटर करंट सपोज I1 है, तो आप O को सेंटर मान के I1 को रेडियस मान के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करें सर्किल पे, जो कि आप एक आर्क यहाँ पे कट करें जो कि इसको P पॉइंट पे कट कर रहा है। इस P को हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट P, ठीक है। तो P को हमने क्या कह दिया, दिस इज ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम P, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम P, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, फ्रॉम P ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये पॉइंट P है, Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T। फिर से आप सुन लो, P से एक आप वर्टिकल लाइन या P से आप एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस एंड इट इज इंटरसेक्टिंग, मान लो ये आउटपुट लाइन को Q पे, टॉर्क लाइन को R पे, फिर नो लोड लाइन को S पे, और फिर यहाँ पे T पे इसको आप ये कट कर रहा है। अब ये क्या क्या वैल्यू है इसको आप नोट करते जाएं। PQ क्या है, दिस इज आउटपुट पावर ऑफ मोटर इन वॉट पर फेज। PQ हमें क्या बताएगा, दिस इज आउटपुट पावर, ये आउटपुट लाइन है, AB जो है वो आउटपुट लाइन है, तो PQ बताएगा हमारा आउटपुट पावर ऑफ मोटर इन वॉट पर फेज, QR, ठीक है। तो QR क्या है, दिस इज रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, QR RS। तो अब आप देख लें RS क्या है, RS दिस विल बी स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। ST ये क्या है, दिस इज नो लोड लॉसेस, ST दिस इज नो लोड लॉसेस। अब PR दिस इज टॉर्क डेवलप्ड इन सिंक्रोनस वॉट पर फेज, जो टॉर्क डेवलप्ड होगी वो सिंक्रोनस वॉट पर फेज में है, ठीक है।
तो हमने पी क्यू ले लिया, क्यू आर ले लिया, आर एस ले लिया, एस टी ले लिया, पी आर ले लिया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें स्लिप की, तो स्लिप एस दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो स्लिप को हम दिखा सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर, दिस विल बी स्लिप। तो क्यू आर क्या है देखो आप पहले, क्यू आर दिस इज रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस दिस इज एस टाइम्स पी जी, और पी आर क्या है देखो आप, पी आर क्या है, टॉर्क डेवलप्ड इन सिंक्रोनस वॉट पर फेज। तो सिंक्रोनस वॉट पर फेज में टॉर्क क्या हो जाएगी, आई टू डैश स्क्वायर आर टू डैश अपॉन एस, और इसको हम कौन सी पावर कहते हैं, यही हमारी एयर गैप पावर है। तो एयर गैप पावर को आप कैसे दिखाते हैं, पीजी से दिखाते हैं, तो एस टाइम्स पीजी डिवाइडेड बाई पीजी, ये क्या हो जाएगी स्लिप एस। तो क्यू आर को अगर आप पी आर से डिवाइड कर दे रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी स्लिप की, ठीक है। अब आप एफिशिएंसी अगर दिखाना चाहें तो एफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पे पावर क्या है, पी क्यू आपकी आउटपुट पावर है, और इनपुट पे पावर क्या है, पी टी, ये आपकी इनपुट पावर है, ठीक है। ये सारी की सारी लॉसेस को अगर आप जोड़ दोगे तो आप पी टी को भी दिखा लेना यहाँ पे, जो पी टी होगी दिस इज इनपुट पावर ऑफ द मोटर। तो एफिशिएंसी की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी टी, पी क्यू आउटपुट पावर, पी टी इनपुट पावर, यहां से हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया, अब जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट पी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑपरेटिंग पॉइंट पी को दिखाने का कोई और भी तरीका है, यस हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट पी को दिखाने का और तरीका है, देखते हैं। अब नेक्स्ट हम इसी में हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू लोकेट ऑपरेटिंग पॉइंट पी, हाउ टू लोकेट ऑपरेटिंग पॉइंट पी, ठीक है। अब आप देखिए यही हमारी, मान लो यहां से हमने इसको दिखा दिया, दिस इज ओ ए, और यहीं से हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया था, ये मान लो दिस इज ए बी। तो हम ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे दिखाएंगे, समझिए। अब ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, आप ए से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल हो वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है, मतलब वोल्टेज एक्सिस से पैरेलल हो। सेकेंड में अब आप क्या कर लो, लोकेट x on the vertical axis such that ax is equal to full load power per phase। फिर से आप देखो, हमने क्या किया, पहले स्टेप में एक लाइन हमने ड्रॉ किया फ्रॉम ए पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब इस लाइन पे हमें एक पॉइंट लेना है x, किस तरह से लेना है, सच दैट ए एक्स जो रिप्रेजेंट करे वो फुल लोड पावर पर फेज को बताए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब एक पावर की बात आ गई, तो अभी तक तो हमने करंट स्केल लिया था, पावर स्केल तो हमने कुछ लिया नहीं है। तो पावर स्केल हम कैसे लेंगे, इसको आप समझो थोड़ा सा। पावर स्केल ये क्या हो जाएगी, मान लो 5 सेंटीमीटर पावर स्केल में क्या हो जाएगा, करंट स्केल, ठीक है, इनटू वोल्टेज। तो करंट आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 एम्पियर, यही आपने लिया है। 5 एम्पियर को आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर करंट स्केल में, दिस इज करंट स्केल। तो टोटल पावर अगर हमें दिखाना हो, टोटल पावर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 इंटू VPH, ठीक है। अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कोई 10 HP की मोटर है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 10 इंटू 746, इतनी वॉट, ये टोटल पावर हो गई। तो पर फेज पावर क्या हो जाएगी, पर फेज पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 746 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, इतनी वॉट, ये पर फेज पावर हो गई, ठीक है। तो इसको हम काउंट किस तरह से करेंगे, काउंट हमारा क्या हो जाएगा, देखो दैट इज, अब अगर हमें काउंट बताना है कि कितना सेंटीमीटर, ये इतना पावर को कितना सेंटीमीटर के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू VPH, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो 7460 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? सो 7460 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 5 इंटू VPH, इतना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए आप, अगर हमें 10 HP को दिखाना है, मान लो मोटर की रेटिंग है 10 HP, पावर रेटिंग है, तो पर फेज पावर कितनी होगी? 746 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। अब 1 सेंटीमीटर पावर स्केल पे ये 5 इंटू VPH के बराबर है, 5 एम्पियर इंटू पर फेज वोल्टेज के बराबर है। अब अगर 7460 बाई 3 इतनी वॉट हमें पावर को दिखानी है, तो हम कैसे दिखाएंगे? 7460 बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू VPH, तो जितनी वैल्यू आएगी उतना सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, तो x, ये मान लो हमने अब यहाँ पे दिखा दिया x, जितना भी सेंटीमीटर आया उतना सेंटीमीटर हमने दिखा दिया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 2। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? फ्रॉम x ड्रॉ अ लाइन, जो x पॉइंट है यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AB। फ्रॉम x, ये कम ही आएगा, फ्रॉम x ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, यहां से अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू AB हो। ये लाइन जिस सेमी सर्किल को जहां पे कट करेगा वही हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? P। फिर से आप सुन लो, थर्ड पॉइंट में, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप में AX आपने दिखा दिया, जितना सेंटीमीटर यहां आया वहां आपने AX पे दिखा दिया। तो X से फ्रॉम पॉइंट X ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। X से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB के पैरेलल हो। द पॉइंट वेयर दिस पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्किल, द पॉइंट वेयर दिस पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्किल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट P। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे लोकेट करना है ये मैंने आपको अलग से बताया। तो इस तरह से हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं और उस क्वेश्चन में जो सर्किट के पैरामीटर्स हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यूज आती है उसके माध्यम से तब आप एक सर्किल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोई एक सवाल दिया गया और उस सवाल को लेकर के सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। ये लैब में भी है, लैब में भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया है इसको आप स्टेप वाइज नोट करो, जितने भी 8 10 12 जितने स्टेप हो रहे हैं सबको अलग अलग नोट करो और लास्ट में आप इसको एक साथ मिला दो। फिर आपको एक बार दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, थैंक यू।